A very good afternoon and warm wishes to all of you, respected expert speaker Mr. Vishal Roshan, Director IIMT College of Science and Tech, Dr. Poonam Pandey ma'am, Dean IIMT College of Science and Tech, Dr. C.S. Yadav sir, IS President Dr. Vishali ma'am, HOD BSc of Computer Science, all the coordinator and faculty representatives of IISc. Also thanks all the students present here on this virtual platform. I, Deepika, Assistant Professor of BSc Computer Science, welcome all of you for today's session with innovation and startup ecosystem enablers from the region, state, national level. I feel honored and privileged to welcome our guest for today's session. Before start the session, I introduce our guest. Mr. Vishal Rosha is a dedicated entrepreneur actively involved in numerous social initiatives, including women empowerment, Swachh Bharat, and fostering patriotism among the youth with over 8 years of experience. He has successfully run Q classes, his own academic institute, positively transforming many lives through education and mentorship. Dear sir, we would greatly appreciate it if you could share your valuable experience and knowledge with our students on today's topic. Please proceed, sir. You may now begin your session. First of all, thank you, Deepika ma'am and IMT Group of College for providing me such a valuable opportunity. And I always look forward for such opportunities for same. And everyone in the panel, thank you so much. So today's topic is innovation startup ecosystem enablers. So before getting into the topic itself, we must know what startup is. So startup को जानना बहुत जरूरी है अगर हमें जानना है कि स्टार्टअप एनेबलर्स हैं क्या। तो जो हमारा पूरा ये जर्नी रहेगी, जो भी 30 मिनट्स के आसपास की जो आप लोगों ने मेरे को प्रोवाइड करा है, तो आई मेक श्योर कि हम इन चीज़ों पे ध्यान दे पाएं कि इंट्रोडक्शन हम आपको दे पाएं कि स्टार्टअप एनेबलर्स क्या हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं स्टार्टअप एनेबलर्स के, स्टार्टअप एनेबलर्स किस तरीके से इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इन अ लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलस जो इकोनॉमी है उसमें, हाउ स्टार्टअप आर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इटसेल्फ। सो सबसे पहले ये स्टार्टअप एनेबलर्स हैं क्या। तो बेसिकली स्टार्टअप एनेबलर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक क्लब ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे प्रोग्राम्स हैं, ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनका डिजाइन इस तरीके से हुआ है कि वो सपोर्ट कर सके और नर्चर कर सके आपके नए बिजनेसेस को, यानी न्यू बिजनेसेस या कोई इनोवेटिव आइडिया आपके पास है तो वो उनको नर्चर और सपोर्ट कर सके। यही काम है हमारे स्टार्टअप एनेबलर्स का। सो बेसिकली ये क्या क्या चीजें करते हैं, जैसे कि ये रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे, फंडिंग देंगे, मेंटरशिप देंगे, है ना, और आपको नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज देंगे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देंगे। तो बेसिकली यू हैव सीन शार्क टैंक। तो शार्क टैंक भी कुछ ना कुछ ऐसा ही करता है। और नॉट ओनली शार्क टैंक, इवन जो आपके गवर्नमेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस तरीके की आपकी हेल्प करते हैं इन इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। लेट्स फर्स्ट से कि मेरा एक आइडिया है और वो अभी बहुत नेसेंट स्टेज पे है। जैसे आज से इन 2020 मी एंड फ्रेंड ऑफ माइंड वे टॉकिंग अबाउट कि यार क्यों ना ऐसा कुछ हो कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान पहुंचा सकें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है उस सामान को पहुंचाने में कि जब हम सामान पहुंचाते हैं तो उसके साथ हैम्परिंग और टेम्परिंग हो जाती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने एक ऐसे एक आइडिया सोचा कि उसमें पिन कोड होगा वगैरह वगैरह।
लेकिन द थिंग इज, क्या हम अपने लेवल पे उसको इनिशिएट कर सकते हैं एक इंडिविजुअल लेवल पे, या हमें कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए, बी इट फाइनेंशियल सपोर्ट, या कोई इसमें टेक्निकल सपोर्ट हमें चाहिए, या ऐसा सपोर्ट चाहिए जैसे कि हमें नेटवर्क चाहिए। तो ये जो स्टार्टअप अनेबलर्स हैं, बेसिकली हमें ना ही सिर्फ फंडिंग बल्कि मेंटरशिप, लेट्स से कि किसी को लॉजिस्टिक में ऑलरेडी बहुत ज्यादा उसको नॉलेज है, उसको आइडिया है कि लॉजिस्टिक कैसे हैंडल करते हैं, तो वहां पे वो मेंटरशिप हो सकती है कोई, या कोई नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, जैसे कि कोई हमें ऐसे इंस्टीट्यूशन से मिला है जो ऑलरेडी इस फील्ड में वर्क कर रहा है और हमें ग्रोथ करने में मदद कर सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें करता है स्टार्टअप एनेबलर। सो मैं अपने बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि आई मतलब ऑलरेडी दीपिका मैम हैज इंट्रोड्यूस मी। सो ये सब आज के हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। सो उसके बाद हमारे पास आता है कि यार स्टार्टअप होता क्या है, व्हाट इज द स्टार्टअप। तो स्टार्टअप किसी भी उस नए स्टैब्लिश बिजनेस को कहेंगे जो टिपिकली अपनी अर्ली स्टेज पे है, नेसेंट स्टेज पे है, जो डेवलप होने की कगार पर है, जो अभी बिल्कुल अपने बोलूंगा सीड लेवल पर है, बिल्कुल इनिशियल लेवल पर है। सो बेसिकली दे आर यूजुअली मतलब फाउंडेड बाय, या तो कोई एक व्यक्ति हो सकता है, एक से ज्यादा भी एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं। नाउ एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो समाज में, सोसाइटी में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है कि अच्छा सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, और सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करता, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं। एंटरप्रेन्योर बेसिकली क्या करेगा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी केटर करेगा। वो बताएगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो दिस इज द सॉल्यूशन आई हैव। अब इस सॉल्यूशन को फ्री में नहीं देगा, वो ऑब्वियसली उसको एक बिजनेस मॉडल में ट्रांसफॉर्म करेगा। तो बेसिकली स्टार्टअप क्या होता है, एक ऐसा आइडिया जो समाज में या पूरी सोसाइटी में या ह्यूमन के लिए कोई भी प्रॉब्लम है, उसका वो सॉल्यूशन केटर करता है, ऑफ कोर्स फिर कुछ मार्जिन या कुछ प्रॉफिट कमाता है उससे। तो ये जो स्टार्टअप्स होते हैं, ये बेसिकली अपने अर्ली स्टेज पे होते हैं, बहुत उनका जो एम होता है वो बहुत इनोवेटिव होता है। और ये दोनों तीनों तरीके से हो सकता है, ये किसी सर्विस मार्केट में हो सकता है, किसी गुड्स मार्केट में भी हो सकता है, गुड्स एंड सर्विस दोनों में हो सकता है। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस स्टार्टअप। बेसिकली स्टार्टअप इनोवेटिव होगा, कुछ अलग होगा, लेकिन वो स्केलेबल भी होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ सोचूं और उसमें मैं बस सिर्फ 100 200 300 तक का ही मेरा प्रॉफिट है। इट हैज टू बी स्केलेबल। अगर कोई स्टार्टअप स्केलेबल नहीं है, उसकी एक लिमिट है, तो वो स्टार्टअप नहीं कहलाया जाएगा, या वो बेसिकली जैसे होता है ना सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाया जाएगा। लाइक लाइक आई हैव मैंने कोई छोटा सा काम खोला, अब मैं उस काम को स्टार्टअप नहीं बोल सकता अनटिल अनलेस मैं उस काम को स्केलेबल ना कर सकूं, यानी 1 लाख से 2 लाख, 2 से 10, 10 से करोड़, करोड़ से 100 करोड़, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स कोई भी स्टार्टअप बिना रिस्क और अनसर्टेनिटी के नहीं आता है। लाइक आप किसी चीज को इनिशिएट करते हैं, आप स्टार्टअप को शुरू करते हैं, और उसके बाद आप यू विल व्हेन यू स्टार्ट समथिंग यू मैनिफेस्ट, यू थिंक ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन योर हेड, बट जब एक्चुअलिटी में वो चीजें जाती हैं तो यू कम टू नो द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज रिलेटेड टू दैट थिंग। नाउ जब स्टार्टअप आप करेंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि आपके दिमाग में एक ही आइडियाज आते हैं, लाखों करोड़ों आइडियाज आ सकते हैं। अब जब वो लाखों करोड़ों आइडिया आपके दिमाग में आते हैं, तो उन आइडियाज को लेकर आपके दिमाग में ये भी आता होगा है पैसा कहाँ से आएगा। तो जो फंडिंग है किसी भी स्टार्टअप का बहुत क्रूशियल रोल होता है। और जब हम स्टार्टअप अनेबलर्स पढ़ रहे हैं तो या जान रहे हैं उनके बारे में, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो फंडिंग ही आती है। एट द एंड इट्स ऑल अबाउट फंडिंग, एंड फंडिंग कोई क्यों करेगा ये भी अभी हम समझेंगे। फिर इसके बाद आता है कि एक और करेक्टरिस्टिक है इसमें, लीन ऑपरेशन। कोई भी चीज आप बनाना शुरू करें तो ऑफ कोर्स वो चीज 10 रुपए में भी बन सकती है, 100 में बन सकती है, 50 में बन सकती है। लेकिन लीन ऑपरेशन हमें बताता है कि वो मिनिमम पैसा लगाकर मैक्सिमाइज आप आउटपुट उसको कैसे दे सकते हैं। नाउ जब भी आप एक स्टार्टअप करेंगे, ऑब्वियसली वो एग्जिस्टिंग मार्केट में कहीं ना कहीं डिसरप्शन लाएगा। तो जब कोई एक स्टार्टअप आता है तो एग्जिस्टिंग मार्केट को कहीं ना कहीं शेक शिविर या डिस्टर्ब करता है। नाउ देयर आर टेक्नोलॉजीज विच आर रिलेटेड टू दिस। सो अ लार्ज नंबर ऑफ startups are tech focused, that is
फिनटेक आपने सुना हो, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज जो आपकी हैं, या आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज्यादा आ रही है। तो मोर और लेस बहुत सारे स्टार्टअप्स इन इंडिया में, मैं कहूंगा ज्यादातर जो यूनिकॉर्न्स हैं दे आर related to technology itself. Now, moving forward, we'll see some of the successful startups that are there. We have heard about Airbnb, Nykaa, Unacademy, Zomato, Upgrade, and 1MG, जो कि टाटा की initiative. And they are, I have also put the logo. You can see, मतलब in India there are around 112 unicorns, and you know what a unicorn is? Basically, any startup which has exceed the limit of 1 billion or more is categorized as a unicorn. So in India, as per 2023, there are 112 unicorns. So which is a great thing. India is the third largest when it comes to unicorn and startup. So it's a good thing that India being such a populous country, I must say, we must focus on startup because अब आप ऐसा नहीं कि आप हर व्यक्ति जब उठता है तो उसको, हमारे इंडिया में पहले क्या था, वो सपने दिखाए जाते थे कि बेटा अपना पहले जॉब करो, ये करो, वो करो। बट स्टार्टअप एक ऐसी चीज हो चुकी है कि बेटा आप बिजनेसमैन बन सकते हो, और वो सीड इंडिया में 2000 से ही शुरू हो गया है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब स्टार्टअप्स आएंगे और कोई भी व्यक्ति एक स्टार्टअप करना चाह रहा है, तो हर व्यक्ति ना एक इस दुविधा में आ जाता है कि यार हम कहाँ से फंडिंग लेकर आए, कहाँ से हम चीजें इनिशिएट कर पाए। सो फॉर दैट दिस presentation, this lecture is all about. So what are the stages of startup? I must say कि स्टार्टअप शुरू होगा किसी आइडिया से। अब आइडिया आ गया, मैं बोलूं कि मैं सुपरमैन बनाऊंगा, तो सुपरमैन बनाना कोई आइडिया नहीं हुआ, ये बस एक ड्रीम है, एक ऐसी सोची हुई बात है। लेकिन जब एक आइडिया आपके दिमाग में आए जिसको वैलिडेशन मिल जाए कि नहीं ये हो सकता है, इट इज पॉसिबल, योर सोल्यूशन इज राइट, बिकॉज यू सी अ प्रॉब्लम, you find a solution, I'll say it a startup. But that too, it has to be feasible solution, affordable solution, profitable solution. तो उसी का आप जो है स्टार्टअप कहेंगे। तो जो स्टेजेस है स्टार्टअप की, पहला है आइडिएशन, फिर वैलिडेशन, फिर उसकी अर्ली स्टेज होती है, फिर वो ग्रो करेगा, यानी कि धीरे धीरे स्टार्टअप जो है अपना अगर वो प्रॉफिटेबल हुआ तो वो धीरे धीरे करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ टू 20 करोड़, जैसे फिजिक्स वाला था, इनिशियल लेवल पे वो $100 मिलियन की जो सीड फंडिंग जिसको बोलते हैं, उसको अब करीब करीब $100 बिलियन ले गया। उसके बाद वो मैच्योर होगा, मैच्योर के बाद जो भी उसमें जो है मैं कहूंगा कि जो भी उसमें छोटी मोटी कमियां हैं उसको फीडबैक के थ्रू वो इम्प्रूव करेंगे, उसमें नई वेराइटीज लेके आएंगे। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप। नाउ स्टार्टअप प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ, क्रिएटिंग जॉब्स, फॉस्टरिंग इनोवेशन, ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें मैंने लिख दी, लेकिन इनका जो मेन मोटिव है वो यही है कि अगर स्टार्टअप होगा तो सबसे पहले तो हमारे इंडिया में 1.4 बिलियन की जो पॉपुलेशन है उसको आप सिर्फ अपना भला नहीं कर रहे हो, आप अपना प्रॉफिट नहीं कर रहे हो, आप किसी और के घरों में भी चूल्हा जला रहे हो बेसिकली। सो स्टार्टअप जब आप करते हो तो आप जॉब क्रिएट कर रहे हो, इंडिया की इकोनॉमी को ग्रोथ कर रहे हो, और आप इनोवेशन को कहीं ना कहीं आगे बढ़ावा दे रहे हो। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कि ये आपके स्टार्टअप अनेबलर्स क्या होते हैं, तो अनेबलर्स होते हैं वो एक्टिविटी जो ग्रोथ को प्रमोट करेगी स्टार्टअप के, यानी कि एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करेगी जिससे स्टार्टअप को फलने फूलने में मदद मिले। है ना, जैसे एक पेड़ है, आप एक पेड़ एक बीज लगाएं, वो बीज तब तक बड़ा नहीं होगा जब तक उसमें पानी ना आए, उसको सनलाइट ना मिले और उसको खाद ना मिले। तो कहीं ना कहीं ये जो अनेबलर्स हैं ये स्टार्टअप की खाद हैं, वो सनलाइट है, वो फर्टिलाइजर्स हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कहीं ना कहीं उस पेड़ को बढ़ा रहा है, फलने फूलने में मदद कर रहा है। तो वैसे ही अनेबलर्स क्या करते हैं, इसमें इन्वेस्टर्स होते हैं। लेट्स से कि आपने मेरे को एक आइडिया पिच करा, है ना, और आप उसका ऑलरेडी प्रोटोटाइप पे वर्क कर रहे हैं, आपने मुझे उसकी शीट दिखाई कि सी विशाल, दिस इज व्हाट वी आर अर्निंग राइट नाउ, बट अगर इसमें हम
थोड़ा सा और कैपिटल फ्यूज कर दें तो ये आगे जा सकता है ऐसे ऐसे। तो मैं, इफ आई एम बीन इंटरेस्टेड इन दैट कॉन्सेप्ट, मैं उसका इन्वेस्टर बन जाऊंगा। या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस चीज की अच्छी से नॉलेज है तो मैं उसका मेंटोर बन जाऊंगा। मैंने कहा देख तू ऐसे मत कर, ये गलतियां मत कर, तो इस तरीके से आगे जा सकता है। या मैं एक ऐसा, इंक्यूबेटर्स कौन होते हैं, जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एंटरप्रेन्योर्स को अर्ली स्टेज में एडवाइस करें या रिसोर्सेज कनेक्ट कराने में मदद करें। तो मैं ऐसा भी हो सकता है, आई कैन वर्क एज एन इंक्यूबेटर। कि आई नो यार तेरे बिजनेस है, तेरे बिजनेस में सुन, इस बिजनेस की एबीसी बिजनेस की भी या एबीसी व्यक्ति की तुझे जरूरत पड़ेगी, सो आई हेल्प एंड गेट यू कनेक्टेड विद दैट। तो इस तरीके से भी हो सकता है। या कोई एक्सेलेटर्स हो सकते हैं। एक्सेलेटर्स वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे कैटलिस्ट का काम करती है। लाइक अभी मैं 1 से 2 पे पहुंचा, 2 से 3 पे पहुंचा, 3 से 4 पे पहुंचा। लेकिन एक्सेलेटर्स क्या करेंगे, आपको 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 इस तरीके से पहुंचाते हैं। और इसमें बेसिकली उनको कई बार उनको रेडी करते हैं कि उनको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग उनको मिल सके, आईपीओ जो होते हैं वो उनको मिल सके। और गवर्नमेंट बॉडीज भी हैं जो हमें मदद करती हैं। गवर्नमेंट बॉडीज कई तरीके से मदद करती हैं। चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस प्रिक्योर करें गुड्स एंड सर्विसेज स्टार्टअप से, या फिर कोई और चैलेंज है जिसको वो मिटिगेट करने में मदद करें। अब जब मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऐसा क्यों करना चाहेगी, और गवर्नमेंट तुम्हारे स्टार्टअप में क्यों मदद करना चाहेगी, गवर्नमेंट क्यों एनेबलर बनेगी। तो बेसिकली जब एक स्टार्टअप ग्रो करता है तो देश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। तो उससे मोर टैक्स पेयर्स आएंगे, गवर्नमेंट को मोर प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। और गवर्नमेंट थ्राइव ही पॉपुलेशन पे, पीपल पे करती है। अगर पीपल ग्रो करेंगे तो गवर्नमेंट ग्रो करेगी, देश ग्रो करेगा। तो इस तरीके से ये चलना है। तो जितने भी लेबर्स मैंने अभी बताया, बीट इन्वेस्टर, बीट मेंटर, बीट इंक्यूबेटर्स, ये सब के सब क्या कर रहे हैं, स्टार्टअप को कहीं ना कहीं ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। सो अभी जो फंक्शन है इनेबलर्स का मैंने बता दिया। वो फंडिंग का हो सकता है, वो मेंटरशिप का हो सकता है, नेटवर्किंग का हो सकता है, चाहे ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का हो सकता है। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं, या रेगुलेटरी कोई सपोर्ट है, तो वो आपके स्टार्टअप अनेबलर्स आपको देते हैं। आगे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इनके। तो बड़े अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स कहूँ स्टार्टअप अनेबलर्स के, वो है फैसिलिटेट एक्सेस टू रिसोर्स एंड सपोर्ट। यानी कि अगर आपको कोई भी तरह के रिसोर्सेज अपने स्टार्टअप को लेकर चाहिए, किसी तरह का सपोर्ट चाहिए, तो सबसे पहले आपके अनेबलर्स आपको ये प्रोवाइड करते हैं। अनेबलर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है। यू कैन नॉट थिंक कि अनेबलर, अच्छा दिस पर्सन इज अनेबलर। नो, ये कोई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति हो सकता है, किसी के लिए कोई भी हो सकता है। मेरा मामा भी, मान लो माय मामा हैज लाइक से 10,000 करोड़ रुपीज, और उनका बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है। एंड आई गेट टू माय मामा एंड आई सेड कि मामा यार मेरे पास ये बिजनेस आइडिया है, एंड दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई सी इन द सोसाइटी, एंड हियर इज द सॉल्यूशन। डू यू थिंक दैट दिस सॉल्यूशन इज प्रॉफिटेबल? एंड इफ ही इज इंटरेस्टेड इन द आइडिया एंड ही believes in my idea, he'll invest. So basically मेरे मामा will work as an enabler for me. तो enabler कोई बहुत ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप उसको बहुत कोई व्यक्ति है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है कि वहीं से आपको मतलब आप उस उन्हीं के पास जाएंगे तो ही आपको फंडिंग मिलेगी, ऐसा कुछ होगा। अनेबलर कोई भी हो सकता है, कोई भी अनेबलर हो सकता है जो कहीं ना कहीं स्टार्टअप को बूस्ट करने में मदद करे। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो इनका दूसरा काम है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन को केटर करते हैं। बेसिकली आज से पहले हम लोग शायद पैदल चलते थे, फिर किसी ने स्टार्टअप बनाया होगा और उसने बैलगाड़ी इन्वेंट कर दी, फिर किसी ने स्टार्टअप बनाया, गाड़ी इन्वेंट कर दी। लेटर ऑन आप देख रहे हैं कि आगे आगे पुश होता चला गया। लेकिन अगर कोई गाड़ी के लिए इनिशियल में कोई फंडिंग नहीं होती, या उसको रिसर्च के लिए वो चीजें नहीं मिलती, तो वो कहीं ना कहीं आज शायद, आज हम जहां पर हैं, जिस एरा में हम हैं, उस एरा में हम होते ही नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो स्टार्टअप्स हैं वो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को ही मद्देनजर रखते हुए नहीं होते। उनका एक और मोटिव होता है सोसाइटी को आगे ले जाना, इनोवेशन की तरफ ले जाना, एक एक बेहतर लाइफ की तरफ ले जाना। तो ये है। और इन अ नटशेल अगर मैं बात करूं तो अनेबलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं
एक सपोर्टिव इकोसिस्टम बनाने के लिए स्टार्टअप का एक ऐसा सिस्टम जो स्टार्टअप्स को थ्राइव करने में मदद करेगा एंड उनको जितने भी उनके चैलेंजेस है उसको ओवरकम करने में और एक सस्टेनेबल ग्रोथ यानी कि स्थिरता स्थिरता वाली ग्रोथ में उनकी मदद करेगा। सो अब क्या ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर लेवल पे होते हैं? तो आई विल से कि हर लेवल पे होते हैं, बट अगर इसको मैं ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करूँ तो आपको नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और रीजनल लेवल पे आपको नेगर्स देखने को मिलेंगे, है ना। और ये अलग अलग लेवल्स पे होते हैं और इनके अलग अलग, जैसे 2016 में गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव करा। तो दैट मीन्स कि अब 2000 और हर किसी के दिमाग में मैं बताना चाहूंगा कि ये जो वर्ड है स्टार्टअप, ये 2016 के बाद ही आना शुरू हुआ। उससे पहले ये शब्द ही नहीं था ज्यादा लोगों के दिमाग में। आज का एवरी यूथ इज टाइपिंग, हे ब्रो, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वेंचर, वुड यू लाइक टू ज्वाइन, और ऐसा ऐसा हम करेंगे। तो अभी तो हर दूसरे व्यक्ति को मेरे हिसाब से पता ना हो, पर उसका कोई भी बिजनेस आइडिया, वो अगर ठेले की दुकान भी खोलना चाह रहा है तो ही इज लाइक कि मैं एक स्टार्टअप करने वाला हूँ। मैं पहले बता दूं कि स्टार्टअप अगर आप करने वाले हो, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ इनोवेटिव तो होना चाहिए। वो औरों से हटके होना चाहिए, वो स्केलेबल होना चाहिए। और उसके लिए जो अनेबलर्स यानी कि उस स्टार्टअप को जो धूप, खाद और ये जो चीजें जैसे पेड़ के लिए चाहिए होते हैं, वैसे ही उस स्टार्टअप के लिए जो चीजें हैं वो अनेबलर्स हैं। और वो अनेबलर्स सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से नहीं आती, वो अलग अलग जगहों से, अलग अलग लेवल से आ सकती हैं। वो नेशनल लेवल से आ सकती हैं, स्टेट लेवल से आ सकती हैं, और वो रीजनल लेवल से आ सकती हैं। जब मैं बात कर रहा हूँ नेशनल लेवल की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में एक एक इनिशिएटिव, एक पहल शुरू करी जिसका नाम था स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया में गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम क्यों ना एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे लोगों को जिनके पास आइडियाज हैं, और जो वो अपने आइडियाज पिच करें, तो वो लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, फंडिंग है, वो आपस में ज्वाइन होके, क्लब होके क्यों ना एक ऐसा सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाए जिसकी जिससे विन विन सिचुएशन हो। तो उसी के साथ साथ, जैसे कि हमारा, मैंने अभी बताया कि हमारा स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव था, वैसे ही हमारे पास और भी इनिशिएटिव्स रहे हैं जो नेशनल लेवल पे रहे हैं। जैसे अटल इनोवेशन इनोवेटिव मिशन जो है, इनोवेशन मिशन जिसको बोलते हैं, एम करके। तो ये एक फ्लैगशिप था जो नीति आयोग ने करा। नीति आयोग बेसिकली एक रिप्लेसमेंट है, प्लानिंग कमीशन पहले था, उसको रिप्लेस करके नीति आयोग कर दिया। तो नीति आयोग का बेसिकली जो काम है वो ये है कि कैसे देश को हम डेवलपमेंट की तरफ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ ले जाएं। एक ऐसा डेवलपमेंट जो सोशो इकोनॉमिक हो, है ना, जो जस्टिफाइबल हो, है ना। तो उसमें गरीब और गरीब ना रह जाए, अमीर और अमीर ना हो। तो उस लेवल पे वो कहीं ना कहीं बैलेंस बनाते हुए नीति आयोग काम करता है। तो नीति आयोग ने ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव शुरू करा जिसका नाम है अटल इनोवेशन मिशन। और इसका काम था कि ये इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करे। और इसमें इन्होंने अटल थिंकर लैब्स क्रिएट करी, इंक्यूबेटिव सेंटर्स बनाए, और वेरियस अदर इनोवेशन चैलेंजेस को इन्होंने प्रमोट करा। उसके बाद अगला, अगर मैं नेशनल लेवल पे बात करूं तो जो बहुत फेमस है, निधि करके है, नेशनल इंस्टीट्यूट इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। और इनका बेसिकली जो फंक्शन है, इनका जो उद्देश्य, क्योंकि देखो खाली जो स्टार्टअप्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड से नहीं होते हैं। मतलब कहना ही चाह रहा हूँ कि मान लो डिफेंस है, वो चाह रही है कि डिफेंस वाले स्टार्टअप ज्यादा थ्राइव करें। वैसे ही निधि का मेन फोकस है कि साइंस एंड टेक रिलेटेड जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो इंडिया में थ्राइव करें। हम टेक्नोलॉजी के ऊपर, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, ये भी हमें समझना पड़ेगा। स्टार्टअप्स एक देश को सेल्फ रिलायंट बनाते हैं। तो ये हमें समझने की बहुत जरूरत है। जब हम एक एक ऐसे एनवायरनमेंट में, हम एक बहुत ही ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में रहते हैं, हमारे दुनिया में देश बटे हुए हैं,
और जब देश बटे हुए हैं, देश प्रेम है और देश को आगे बढ़ाने की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ऐसे स्टार्टअप्स हमारे देश में हो, ताकि जो सेल्फ रिलायंस जिसको कहते हैं, जो मोदी जी बहुत बार बोलते हैं, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, वो क्यों बोल रहे हैं इस चीज को? क्योंकि सेल्फ रिलायंस होना, आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। और हर डिपार्टमेंट चाह रहा है, हर चीज, हर हर व्यक्ति, हर देश का व्यक्ति जन चाह रहा है कि हमारा देश हर चीज में सेल्फ रिलायंट हो। तो अगर अनेबलर्स हैं, सिर्फ वो प्रॉफिट के लिए ही ये चीजें नहीं कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। अगर कल को कोई बच्चा है, उसका उसके दिमाग में एक स्टार्टअप है, तो आप बेटा सिर्फ अपने ऊपर ही एहसान नहीं कर रहे हो, आप देश के ऊपर भी कहीं ना कहीं उसकी मदद कर रहे हो। हर व्यक्ति को मुझे नहीं लगता कि सीमा पर बंदूक लेके या गन लेके खड़े होने की जरूरत है। आप देश की रक्षा, देश को मजबूत और देश को बल कई तरीके से दे सकते हो। उसमें से एक तरीका स्टार्टअप भी है। आप एक अच्छा इनोवेटिव आइडिया सोच के आओ मार्केट में और दिखाओ कि आप भी कैसे, जैसे जकरबर्ग ने फेसबुक शुरू करा, और अभी एलोन मस्क जो है, अभी स्पेस वाला भी हमारे पास एक बहुत बड़ा है कि इसरो तो अभी है ही गवर्नमेंट लेवल पर, लेकिन स्पेस एक्स जैसे एलोन मस्क का है, वो स्पेस एक्सप्लोरेशन के स्टार्टअप शुरू करें, तो इंडिया विल ऑल्सो स्टार्ट सच थिंग्स। और उसमें आप क्यों ना पार्टिसिपेट करें, टू टू इंक्रीज the growth and strengthen India's economy and defense and technology in India. सो नेशनल लेवल की मैंने बात करी, जिसमें आपका मैंने भी बताया कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग इन हार्नेसिंग इन इनोवेशंस है, निधि जिसका है। तो ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको इनिशिएट करा है, और इसका मेन फोकस जो है वो इनोवेशन थ्रू इंक्यूबेशन एंड सीड फंडिंग है। सीड फंडिंग एक शब्द हमारे पास आया, तो सीड फंडिंग क्या होती है बेटा? जो इनिशियल लेवल पे आपको फंडिंग मिलती है, जो इनिशियल लेवल पे फंडिंग हो, जिससे आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ में और इनिशियल लेवल पे आपको किसी भी प्रकार की जो मदद मिलती है, किसी भी तरह की फंडिंग मिलती है, उसको सीड फंडिंग या फर्स्ट राउंड फंडिंग या फर्स्ट राउंड इन्वेस्टमेंट आप उसको बोलते हैं। फिर है सिडबी। सिडबी भी नेशनल लेवल पे काम करता है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका बेसिकली काम है, एक नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट देता है मैक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को, जिसको आप एमएसएमई के नाम से भी जानते होंगे। और ये ऑपरेट करता है वेरियस फंड्स एंड स्कीम्स टू सपोर्ट स्टार्टअप इन इंडिया। तो यह ये तो हमारा नेशनल लेवल पे रहा। क्या सिर्फ नेशनल लेवल तक है? तो अगेन आई से कि नहीं, नेशनल लेवल पे भी नहीं, स्टेट लेवल पे भी हमारे एनेबलर्स हैं। और स्टेट लेवल में सबसे ऊपर आता है कर्नाटका स्टार्टअप पॉलिसी, जो फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटरिंग एंड मार्केट एक्सेस की बात करती है। बहुत जरूरी है कि आपने एक आइडिया सोचा और आप सोच रहे हैं कि यार मेरा आइडिया सक्सेस है, बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको आपका आइडिया बेचना भी आना चाहिए, आपकी मार्केट के हिसाब से मार्केट फिट भी होना चाहिए। तो अगर वो मार्केट फिट आपको बनाना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक एक्सेसिबल मार्केट आपके पास उसकी हो, और एक बड़ी मार्केट आपके पास हो, इफ यू वांट टू गेन द प्रॉफिट। सो जो कर्नाटका की स्टार्टअप पॉलिसी है, उसका मेन फोकस जो है वो सिर्फ फंडिंग नहीं है, फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटरिंग एज वेल एज मार्केट एक्सेस है। और जो कर्नाटका का स्टार्टअप सेल है, ये बहुत सारे प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स करता रहता है स्टार्टअप्स के लिए। जैसे कर्नाटका का है, वैसे ही महाराष्ट्र का भी स्टेट इनोवेटिव सोसाइटी है। और इनका काम भी है कि ये इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम क्रिएट करें, जो नई नई इनोवेशंस, इन्वेंशंस देश में लाएं। और इसके साथ साथ ऐसे ही केरला में है कुसुम करके, आपका कुसुम है केरला स्टार्टअप मिशन। ये जो है एक नोडल एजेंसी है, जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और इंक्यूबेशन एक्टिविटीज इन केरला की बात करती है। तो इसी तरीके से हमारे रीजनल लेवल पे भी करीब करीब 10,000 के आसपास स्टार्टअप्स हैं, जो नेस्कॉम के अंडर आते हैं। और इनका काम है नर्चर एंड स्केल अप द स्टार्टअप बाय प्रोवाइडिंग इंक्यूबेशन, एक्सेलरेशन एंड मेंटरशिप। सो वैसे ही हमारे पास इंडियन एंजल नेटवर्क है,
अब जब एंजल नेटवर्क की बात आ रही है तो बेसिकली आप जो एंजल इन्वेस्टर्स आप सुनेंगे, एंजल इन्वेस्टर कौन होता है? एंजल बेसिकली कौन होती है? जैसे परी जिसको बोल दोगे, या समवन जो आपकी बहुत नीड में मदद करे। तो एंजल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो सीड इन्वेस्टर्स होते हैं या इनिशियल लेवल इन्वेस्टर्स होते हैं। तो जो आपका इंडियन एंजल नेटवर्क है, IAN है, इसका बेसिक काम जो है वो है कि ये एंजल इन्वेस्टर्स जो अर्ली स्टेज ऑफ फंडिंग है या मेंटरिंग जो है स्टार्टअप की, वो आपको दें। तो इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलेटर्स भी हमारे पास होते हैं, जैसे टी हब है तेलंगाना का, और साइन है मुंबई का। तो ये सब क्या करते हैं? मेंटरशिप, फंडिंग और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं स्टार्टअप की। इन नटशेल अगर मैं अपनी बात को कंक्लूड करूं, जो मैं बहुत देर से आपको बता रहा हूं और समझा रहा हूं, वो यही है कि स्टार्टअप को स्टार्टअप कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि स्टार्टअप स्टार्टअप तो हमारे इंडिया में ना इतनी पॉपुलेशन है, एवरी 1/6 पर्सन इन द अर्थ इज इंडियन। अब इनोवेशन, आप खाली बैठे हो, आपके दिमाग में तब भी आइडियाज आएंगे, बट उस आइडिया को बिजनेस तक ले जाने में जो मदद करता है वो अनेबलर्स हैं। और वो खाली आपके नेशनल लेवल पे नहीं है, मैं फिर बताना चाहता हूँ, वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, वो कोई भी हो सकता है जो आपके आइडिया को कन्वर्ट करने में मदद करे एक सक्सेसिव बिजनेस मॉडल में। वो एक मेंटर हो सकता है, वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको टॉट कर सकता है, वो एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसका जो आपको नेटवर्क कनेक्ट कराए और लोगों से आपको जुड़वाए। तो ये सब चीजें जो है आपका अनेबल करता है। एंड मैं पर्सनली मानता हूं कि बिना अनेबलर के स्टार्टअप को वो ग्रोथ मिल पाना जो उसे चाहिए, जिस पोटेंशियल पे वो होना चाहिए, उस तक जाने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके पास अनेबलर्स हों। राइट। सो इन कंक्लूजन, आपका चाहे नर्चरिंग हो या एक्सेलरेशन हो, वो बिना अनेबलर्स के नहीं हो सकता। अगर आप किसी नए वेंचर में जाना चाहते हैं और आपको सपोर्ट चाहिए, बीट फंडिंग वाली सपोर्ट, बीट मेंटरिंग, ट्रेनिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब की सब चीजें आपको कहीं ना कहीं अनेबलर से मिलती है। तो आई विल से इन अ नटशेल, स्टार्टअप बिना अनेबलर के डेड है। इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा। और स्टार्टअप जितने भी इनिशियल चैलेंजेस होते हैं, चाहे वो स्केल करना हो उनका ऑपरेशन या कुछ भी, वो कहीं ना कहीं आपके अनेबलर्स मदद करते हैं। सो अगर किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह या कोई डाउट या कुछ चीज पूछनी हो, द पैनल इज ऑल योर्स and we'll wind up. Thank you so much, sir, for this session. And now I would like to call Dean, sir, for what thanks. Thank you, ma'am, inviting me for giving vote of thanks. A very good afternoon to all of you. It gives me immense pleasure to deliver the vote of thanks this event to all dignitaries participated here. First of all, on behalf of my college, I give a really heartfelt thanks to our chief guest, Mr. Vishal Rosaji, entrepreneur, who despite her busy schedule has find time honored this program. Respected sir has enlightened us the session on innovation and startup of ecosystem. I would like to thank our managing director, Mr. Mang Agrawal sir, and believe on he always encourage us to do something new. I thank our director, Dr. Poonam Pandey ma'am, for their unstinted support for this program to become successful. My heartfelt thanks to the IAC President, Basali ma'am, Coordinator, Megha ma'am, Deepika ma'am. I thank all the distinguished participants to giving their valuable time and cooperation to make this event. Last but not least, I thank to your cooperation in making this event
reach around this success. Once again, I thank you all for your cooperation. Thank you so much. Thank you.